हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और मेरे साथ में है रिया। आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए, उसका टाइटल है किंग ऑफ एस्केप। तो ये कोई तो बंदा है जिसे जहाँ भी बंद कर दो ये निकल जाता होगा। उसकी कुछ ना कुछ कहानी है। चलिए देखते हैं कौन था ये और क्या है ये वीडियो, जानते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं इस चैनल पे। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को और पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखेंगे तो हमारा भला होगा कुछ और आपको भी कुछ जानने को मिलेगा। उसको स्किप करके देखेंगे तो आपको भी कुछ समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली था क्या ये वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं क्या है ये माजरा। मेक्सिको के इंतहाई सिक्योर जेल में चक्कर लगाता हुआ ये शख्स कोई आम आदमी नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक ड्रग स्मगलर एल चैपो है। इसके सेल में खास सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं जिनकी मदद से 24 घंटे इस पर नजर रखी जाती है। इसके सेल में ना कोई रोशनदान है और ना ही कोई खिड़की, सिर्फ कोने में एक शावर एरिया बना हुआ है। मजे की बात यह कि इतनी सिक्योरिटी और नजर रखने के बावजूद भी एल चैपो चलते चलते शावर एरिया की तरफ जाता है और फिर दोबारा सिक्योरिटी स्टाफ को नजर नहीं आता। आधे घंटे के बाद जब उनको शक हुआ तो वो सेल के अंदर गए, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग स्मगलर भाग चुका था। आखिर वो कहां से और कैसे भागा, आइए एल चैपो की जिंदगी और उसकी एस्केप पर नजर डालते हैं। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। 1957 में मेक्सिको के एक छोटे से टाउन बादिरागुआतो में पैदा होने वाले एल चैपो का असल नाम जॉकिन गुज़मैन है, लेकिन बाद में उसने खुद जॉकिन गुज़मैन एल चेपो ही ठीक है, कम से कम बोल तो पा रहे हैं। इन्हें दूसरा नाम रख के अच्छा किया, लोगों के लिए भला कर दिया। को एल चैपो का नाम दे दिया। उसकी ड्रग ट्रेडिंग की आदत उसको विरासत में मिली थी। उसका बाप जो खुद भी एक छोटा मोटा ड्रग डीलर था, उसने छोटी एज में ही एल चैपो को घर से निकाल दिया था। एल चैपो के पास गुजारा करने के लिए कोई रोजगार नहीं था और ढूंढने पर भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसने भी ड्रग्स बेचना शुरू कर सब दिया। मजबूरी में करना सिर्फ पड़ा है। 15 साल की एज में ही उसने खुद ड्रग्स उगाना शुरू कर दी। वो अपने लिए कोई सुनसान एरिया चूज करता और वहां पर मैरिजुआना उगाने लगता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ड्रग ट्रेडिंग इतनी बढ़ने लगी कि मेक्सिको के बड़े ड्रग डीलर्स उसको अपने गैंग में लेना चाहते थे। 1970s की दहाई में उसने एल गुएरो पाल्मा नामी एक ड्रग ट्रेडिंग गैंग को ज्वाइन कर लिया। इस गैंग में वो ड्रग की स्मगलिंग की निगरानी किया करता था और वो अपने काम में इतना सख्त था कि जब भी कोई डिलीवरी लेट होती या जरा सी भी गलती होती तो वो डीलर को मार देता था। 1980s में उसने उस वक्त के सबसे मशहूर ड्रग डीलर एल पड्रिनो गयार्डो के गैंग को ज्वाइन कर लिया। ये गैंग मेक्सिको में ड्रग ट्रेडिंग का सबसे बड़ा गैंग था। एल चैपो को इस गैंग में भी लॉजिस्टिक्स और ड्रग शिपमेंट की जिम्मेदारी दी गई। उसका काम कोलंबिया से मेक्सिको आने वाली ड्रग्स पर नजर रखना था, लेकिन 1989 में गैंग का लीडर गयार्डो एजेंसीज के हाथों पकड़ा गया और गैंग टूट गया। मौके का फायदा उठाते हुए एल चैपो ने अपना खुद का गैंग बनाया जिसे उसने सिनालोआ कार्टेल का नाम दिया। अब अमेरिका में 2 रास्तों से ड्रग्स पहुंचाई जाती थी। ज्यादातर ड्रग्स कैरेबियन की तरफ से आती थी और दूसरा रास्ता था मैक्सिकन बॉर्डर्स का। अमेरिकन एजेंसीज ने अपना सारा फोकस कैरेबियन की तरफ रखा हुआ था और बहुत से ड्रग डीलर्स और गैंग्स पकड़े जा चुके थे। एल चैपो ने इसका फायदा उठाया और डिफरेंट चैनल्स को इस्तेमाल करते हुए यूएसए में ड्रग्स पहुंचाने लगा। वो बहुत सारी ड्रग्स उगाता था जिसमें मेथाम्फेटामिन, हीरोइन, एक्सटेसी, कोकेन और मैरिजुआना उसको ज्यादा प्रॉफिट देती थी। इसीलिए वो इन्हीं ड्रग्स पर ज्यादा फोकस करता, लेकिन ड्रग्स को यूएसए में पहुंचाना इतना आसान नहीं था और इसके लिए वो बहुत ही चालाकी का मुजाहरा करते हुए ये काम करता था। वो शुरू में ऐसी ड्रग्स जिनकी ज्यादा स्मेल नहीं होती जैसा कि कोकेन, उसको फायर एक्सटिंग्विशर्स, चिली पेपर के कैंस या फिर कार की रिम्स में छुपाकर स्मगल करता था, जिसको ड्रग सूंघने वाले कुत्ते भी डिटेक्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन मसला ये था कि बचपन से इतना पैशनेट रहा है अपने काम के लिए।
चोर और ड्रग डीलर्स को। नहीं तो चोर और ड्रग डीलर तो दुनिया समझती है, उसकी नज़र में तो वो अब खुद तो जो है बहुत क्या बोलते हैं, कलाकार टाइप का आदमी होगा वो। कोकेन के अलावा दूसरी ड्रग्स इस तरीके से स्मगल नहीं हो सकती थी, इसीलिए उसने एक ऐसा तरीका इख्तियार किया जो उसकी पहचान बन गया, और वो तरीका था टनल्स यानी सुरंगें। वो लाखों डॉलर्स इन्वेस्ट करके एक्सपर्ट्स हायर करता और ज़मीन के नीचे ऐसी टनल्स बनाता जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और वेंटिलेशन का पूरा सिस्टम मौजूद था, और उन टनल्स के जरिए वो यूएसए में ड्रग्स स्मगल करने लगा। 1990 में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऑफिसर्स तब हैरान रह गए जब उनको एल चैपो की पहली टनल मिली। वो टनल 300 फीट लंबी और उसमें बिजली का मुकम्मल बंदोबस्त मौजूद था। टनल एक घर के अंदर निकलती थी जो एल चैपो का सेफ हाउस हुआ करता था, और इमरजेंसी की सूरत में वो इस टनल के जरिए भाग भी सकता था। एल चैपो को इस धंधे के सारे रूल्स मालूम थे, इसीलिए लाख कोशिश करने के बावजूद भी वो पकड़ में नहीं आता था। नवंबर 2010 में ओटे मेसा में एक और टनल मिली जिसमें ऐसी ही फैसिलिटीज मौजूद थी, लेकिन इसके अलावा जमीन पर रेल सिस्टम भी नस्ब था जिससे कंस्ट्रक्शन के दौरान मलबा और बाद में ड्रग्स ट्रांसपोर्ट की जाती थी। 2012 में टिजुआना, 2013 में फिर से ओटे मेसा में और भी टनल्स मिली। उसकी कमाल महारत को देखते हुए एल चैपो और उसके गैंग को किंग ऑफ टनल्स कहा जाने लगा। वो अपनी टनल्स इस कदर गहरी बनाता था कि ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार मशीन भी इसको डिटेक्ट नहीं कर पाती थी, और टनल्स की एंट्रेंस को वो चालाकी से छुपाया करता था, जैसा कि बाथरूम टब या फिर टॉयलेट के नीचे। टनल्स बनाने से पहले वो जगह को बहुत ध्यान से चूज करता था। उसने ज्यादातर स्मगलिंग यूएस मैक्सिको बॉर्डर पे मौजूद कैलिफोर्निया के शहर ओटे मेसा से करने का इरादा बनाया। उसने ओटे मेसा को 3 वजूहात की बिना पर चूज किया था। पहला ये कि ओटे मेसा 2 मेजर ट्रांसपोर्ट हब्स टिजुआना और सैन डिएगो के नजदीक था, और ड्रग्स को इन हब्स की वजह से एजेंट्स तक ट्रांसपोर्ट करना बहुत आसान था। दूसरा, ये एक इंडस्ट्रियल एरिया था जहां पर बहुत सी फैक्ट्रीज थीं, और फैक्ट्रीज की भारी मशीन्स और ट्रैफिक का शोर ज्यादा था, इसीलिए यहाँ टनल्स खोदना आसान था क्योंकि खुदाई का शोर फैक्ट्रीज के शोर में छुप जाता था। और तीसरा रीजन है यहाँ की मिट्टी, क्योंकि इस शहर के एक तरफ समंदर है जो यहाँ की मिट्टी को बहुत नरम रखता है, इसीलिए यहाँ पर खुदाई करना बहुत आसान था, जबकि दूसरी तरफ पहाड़ हैं जो नरम जमीन को भी मजबूती देते हैं, और इसकी वजह से टनल्स कोलैप्स नहीं करती थी। यानी हर लिहाज से ये शहर एल चैपो की टनल्स के लिए बहुत आइडियल था। 9 जून 1993 को मैक्सिकन अथॉरिटीज ने फाइनली एल चैपो को पकड़ लिया और उसे 20 साल कैद की सजा सुनाकर जेल में डाल दिया गया। लेकिन ये जेल भी उसके लिए उसका ऑफिस बना रहा। वो जेल स्टाफ को रिश्वत देकर अपने लिए हर एक सहूलत हासिल कर लेता था और अपनी बिजनेस मीटिंग्स भी अरेंज करवा लेता था ताकि उसका काम चलता रहे। 2001 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ मेक्सिको ने एक फैसला किया जिसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको के दरमियान कैदियों के तबादले का प्रोसेस इजी हो गया। एल चैपो जानता था कि यूएसए में ड्रग स्मगलिंग की वजह से यूएसए की हुकूमत हर सूरत उसको अपने पास मंगाकर कैद करेगी और फिर वहां से निकलना आसान नहीं होगा। इसीलिए एल चैपो ने पहली बार मेक्सिको की जेल से भागने का मंसूबा बनाया। उसने जेल गार्ड्स को $25 लाख की रिश्वत दी और लॉन्ड्री बास्केट में बैठकर जेल से भाग निकला। अगले 13 सालों तक उसने फिर से अपनी टनल्स, ड्रग ट्रेड और दूसरे क्राइम्स की वजह से बगैर पकड़े यूएसए और मेक्सिको की सरकार की नाक में दम किए रखा। लेकिन 13 साल की मेहनत के बाद मैक्सिकन एजेंसीज को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई और उसके घर पर रेड कर दी गई। अब की बार भी उसने अपने भागने का बंदोबस्त कर रखा था। वो बाथरूम में बाथ टब के नीचे एक सीक्रेट टनल में घुस गया, लेकिन अथॉरिटीज ने उसको ज्यादा दूर नहीं जाने दिया और फाइनली वो एक बार फिर से पकड़ा गया। अब उसे मेक्सिको की सबसे महफूज जेल एल्टीप्लानो मैक्सिमम सिक्योरिटी प्रिजन में भेज दिया गया और उस पर खसूसी नजर रखी जाने लगी। लेकिन सिर्फ 1 साल के बाद 11 जुलाई 2015 को जब वो अपने सेल में टहल रहा था तो रात को 8:50 पे उसको आखिरी बार शावर एरिया के पास देखा गया। उसके सेल में सिर्फ शावर एरिया ही था जो कैमरा की आंख से छुपा हुआ था।
करीब आधे घंटे के बाद जब वो कैमरा पे नहीं देखा गया तो सेल का मुआयना करने के लिए लॉकअप खोला गया। जब तक गार्ड्स अंदर गए तब तक एल चैपो जा चुका था। उसने बड़ी चालाकी से शावर एरिया के गटर को बड़ा करके एक टनल खोदी जो नीचे एक बड़ी टनल के साथ कनेक्टेड थी। ये टनल 1.5 किलोमीटर दूर एक करीबी कंस्ट्रक्शन साइट तक खुलती थी। जमीन से 33 फुट नीचे और 5 फुट 7 इंच चौड़ी ये टनल इतनी बड़ी थी कि इसमें से आसानी से इंसान गुजर सकता था। लेकिन इस बार उसकी आज़ादी ज़्यादा लंबी नहीं थी। 8 जनवरी 2016 को लॉस मोचिस में मैक्सिकन मेरीन्स ने उसके सेफ हाउस पर फिर से हमला किया और शदीद मुज़ाहमत के बाद वो एक बार फिर से पकड़ा गया। इस बार अमेरिकन सरकार ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसीलिए 2017 में एल चैपो को मैक्सिकन सरकार ने यूएसए के हवाले कर दिया, जहां वो सुपर मैक्स प्रिजन कोलोराडो में अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि जितनी भी सिक्योरिटी हो, अमेरिकन सरकार को ये डर ही रहता है कि कहीं एल चैपो दोबारा से ना भाग जाए। उम्मीद है जेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। टैलेंटेड है। पर सोचो कहाँ कहाँ से वो टनल बना के, मतलब उसका मेन आइडिया टनल है। आधा घंटे में उसने टनल बना ली। ना 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 ना, ऐसा नहीं है, आधा घंटे में नहीं बना सकता ना। ये लोग जितने भी बड़े क्रिमिनल्स होते हैं ना, ये हमारी तरीके से नहीं सोचते। जैसे हम सोच रहे हैं अभी फर्स्ट, जैसे हमने ये सुना तो हमारे दिमाग में है आधा घंटे के अंदर कैसे खोद कर निकल जाएगा, और अगर खोद भी रहा है उसकी इतनी मिट्टी निकलेगी वो कहाँ जाएगी। पर ऐसा नहीं करते ये लोग। जहाँ तक किया होगा इसने, ये किया होगा कि हर रोज थोड़ा थोड़ा खोदा, उस मिट्टी को तो कैमरे लगे हुए हैं उसमें। वो जगह नहीं, वो जगह हाइट थी ना, वो कैमरे की हद में नहीं आती। तो थोड़ा खोदा, मिट्टी निकली, उसको जो है WC में डाला और फ्लश मार दिया। ठीक है। तुम्हें कैसे पता? मुझे ऐसे पता कि मनी हाइस्ट एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे। उस सीरीज में मतलब वो एक ऐसी सीरीज है कि जब अगर देखो ना उसका जैसे GOT है एक, गेम ऑफ थ्रोन्स, तो जब आप उसे देखते हो तो उसका नशा सा होता है, वो जब तक खत्म नहीं हो जाएगी आप लगे रहोगे उसमें। तो सेम मनी हाइस्ट भी लगी मुझे। तो मनी हाइस्ट में भी जो प्रोफेसर है मेन कैरेक्टर उसमें, एक वो क्या करता है, उसका बाप जो है पहले बीमार हुआ, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, उसका बाप कुछ छोटी मोटी चोरियों में इन्वॉल्व था। तो हॉस्पिटल में उसने बच्चेपन से बहुत लंबा टाइम बिताया अपने बाप के साथ में। तो वैसे टाइम पे वो क्या करता, उसका बाप उसे धीरे धीरे चीज़ें सिखाता था, और उसकी ट्रेनिंग इतनी बढ़िया हुई कि जब वो बड़ा हुआ तब तक वो सब उसने प्लान कर लिया था कि अगर मुझे एक बड़ी चोरी करनी है तो वो कैसे प्लान होगी। एक एक कदम प्लान कर दिया उसने, और प्लान करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट करने के लिए किस टाइप के बंदे चाहिए, तो उसने जगह जगह से अपने मतलब बंदों पर नज़र रखी और फिर उनको अपने गैंग में शामिल किया। और उसका प्लान ये था कि जो वहाँ का सबसे बड़ा जो बैंक है, जो इसके 2-3 पार्ट आए हैं अलग अलग। तो पहले पार्ट में ये दिखाता है कि अगर कहीं से भी आप बैंक लूट रहे हो तो उसकी नोटों की एक सीरीज होती है, नंबर होते हैं ना, नोटों की एक सीरीज होती है, तो वो पता चल जाएगा। तो और उससे भी बड़ी उसे चोरी करनी थी, तो उसने क्या किया कि जहाँ पे नोट प्रिंट होते हैं वहाँ अपनी खुद की सीरीज ही छाप मारी, पकड़ लो तुम। तो वही उसमें दिखाया कि कैसे कैसे बंदे वो हायर करता है। सबको बोलता है कि कोई किसी को अपना नाम नहीं बताएगा, जो आप एक कोई भी शहर का नाम उठाओ वो आपका नाम हो गया। तो उसमें जैसे टोक्यो और ये सब करके कैरेक्टर के जो नाम थे उन्होंने शहरों के नाम पे बनाए, और उसने खुद का नाम प्रोफेसर रखा। और उसे मतलब इतना ब्रिलियंट बंदा दिखाया है वो कि उसे सब पता है कि क्या होगा, हर एक कदम उसने प्लान करके रखा हुआ है। वो बाहर रहता है खुद ही और उनको अंदर रखता है, वो भी टनल खोद के ही बाहर निकालता है इनको भी, तो उससे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चैपो से इंस्पायर। हाँ, और मतलब उसका जो इनिशियल प्लान था उसके अकॉर्डिंग ये था कि हम इतनी बड़ी चोरी भी करेंगे, बावजूद इसके लोग भी हमें ही सपोर्ट करेंगे, और कर रहे थे। ये लोगों की जो सिंपैथी है वो हमारे साथ ही होगी, और किसी को मारेंगे नहीं, किसी को कुछ करेंगे नहीं। मतलब उसके इनिशियल प्लान ये था कि किसी गोली नहीं चलनी चाहिए, एक भी कोई मरेगा भी नहीं। हालांकि बीच में जब
चीज़ें होती हैं तो मरते हैं लोग, गोलियां भी चलती हैं, वो तो चेंज तो आएगा ही, बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं हो पाया, लेकिन बहुत हद तक उसको सब पता था कि कैसे कैसे क्या क्या होने वाला है। तो वो है, तो सेम भाई साहब ने अपने कुछ प्लान किया होगा। अभी बेचारा उम्र कैद हो गई है, क्या पता जल्दी भाग जाए। ये मैं बता तो रहा हूँ कि अब अगर कोई भी नॉर्मल इंसान हम जैसा क्या सोचेगा कि मैं कैसे खोद लूंगा इसको, टनल को, इतनी मिट्टी निकलेगी, कितना टाइम लगेगा, पर ऐसा थोड़ा ना, ये सोच के चलते हैं कि भाई ऐसे मुझे उम्र कैद काटनी है। तो अगर मान लो डेली में जो है थोड़ा थोड़ा, मान लो ज़्यादा नहीं तो 10 इंच भी या 5 इंच भी मैंने गड्ढा अगर डेली खोदा, 10 साल में 5 साल में कभी तो पूरा हो जाएगा, होगा, तब तक चलने दो। उनको क्या, उनके पास टाइम ही टाइम है। सो ये था एल अब तो चैपो। पूरा हो गया काफी। इनके बंदे हर जगह होते हैं, जरूरी नहीं है कि इनको खुद को ही सब कुछ करना है, इनको जुगाड़ लगा लेते हैं, पैसा इतना होता है, इतना पैसा कमा रहे हैं ये। तो क्या जरूरत थी, जब इतना कमा ही लिया था आराम से बैठ के खाता। जितने भी ये इस टाइप के लोग होते हैं ना, मैं बताता हूँ कि हम लोग ये सोचते हैं कि भाई ये बंदा जो है अपराधी टाइप का बंदा है, नहीं, उसकी नज़र में वो एक कलाकार है और वो तो है, वो उसका आर्ट है। तो वो ऐसा नहीं कि वो उसका सेटिस्फेक्शन पैसा नहीं है, उसका सेटिस्फेक्शन वो काम है जो वो कर रहा है। ऐसा तो नहीं एक बार कर लिया उसके बाद चलो पैसा आ गया, पूरी जिंदगी बैठ के और आराम से जो है खाते हैं, नहीं, वो जी नहीं पाएगा अगर वो नहीं करेगा तो उनका मेंटल लेवल ऐसे ही सेट होता है कहीं ना कहीं। एनीवेज, एल चैपो का ये था वीडियो, आपको कैसा लगा बताइए, कमेंट वमेंट कर दीजिए थोड़ा सा। हाँ, कमेंट में कोई कुछ लिखेगा तो हमें भी बेहतर आइडिया मिलता है कि और कैसी वीडियो आप देखना चाहते हैं। आप चाहें तो हमारे साथ में लिंक्स भी शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जो बनाएं उस वीडियो पे बनाएं। बाकी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगले किसी अमेजिंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भारत, बाय बाय। टेक केयर।